जय हिंद बच्चों। आप सबका शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आओ हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का मिक्स मॉडल पेपर की तरफ बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 नंबर के आते हैं। बिल्कुल पेपर जैसा क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। तो आपको इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप देखते हैं कितना हल करते हो। तो पहला प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं कि जो भौतिक विज्ञान से है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, उसका नियम कितना होता है, 1, 2, 3 या 4 होता है। तो सही ऑप्शन कमेंट में आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश, ये समतल दर्पण है और कोई किरण आ रही है और टकराने के बाद वापस जा रही है, और इस पर एक अभिलंब जो हम डालते हैं ये वाला सीधा सा, तो कहता है पहला नियम कि आपतित किरण आने वाली और परावर्तित किरण टकरा के जाने वाली और इस पर डाला गया ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि आने वाली किरण के इधर जो बनता है आपतन कोण बनता है कोण आई, और इधर कोण बनता है आर यहाँ पर। तो कोण जो आई है और बराबर कोण क्या होता है? आर होता है। ये दूसरा नियम है। तो इसीलिए प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है? 2 नियम होते हैं। आइए दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि वाहन के साइड में मिरर जो होता है, दर्पण, वो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो बाइक या कोई भी ट्रक, कोई भी गाड़ी के साइड में ये जो दर्पण लगे होते हैं, शीशे, कौन होते हैं? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताएंगे, जानते हैं तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का यह क्वालिटी होता है कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु होती है उस वस्तु के आकार को छोटा करके स्पष्ट रूप से वो सीधा दिखाता है इसमें। इसीलिए साइड में हम जब चलते हैं तो बहुत बड़ा ट्रक भी आ रहा है तो वो छोटा दिखेगा कि हाँ ट्रक है, और साइड में खाली जगह दिखती है कि हमको साइड हो जाना है। अगर अवतल दर्पण रहता तो बड़ा पूरा करके दिखाता, पूरा शीशे में भर जाता, तो इसको हमको पता ही नहीं चलता कि रोड खाली किधर है, किधर हमको साइड होना है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तो अगला प्रश्न यहाँ पर ये कर रहा है, तीसरा नंबर, कि मानव नेत्र किसी बिंदु का प्रतिबिंब, इमेज कहाँ बनता है? जो हम आंखों से कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका इमेज जो प्रतिबिंब है हमारे आंखों में किस भाग पर बनता है? कार्निया पर, परितारिका यानी पुतली, प्यूपिल्स, दृष्टिपटल यानी रेटिना, किस पर बनता है? तो आप सबको पता होगा कि जो भी हम कुछ देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर यानी दृष्टिपटल पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो भी हम चीज़ देखते हैं वो उल्टा इस तरह लटका होता है, और जब यहाँ रेटिना पर उल्टा बनता है तब हमको उस चीज़ सीधा दिखाई देती है। अगर रेटिना पर सीधा बन जाए तो सामने वाला चीज़ हमको उल्टा दिखाई देने लगेगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो आंखों में दोष हो जाता है। तो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब आंखों का बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर का रहा है कि विद्युत धारा। देखो हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और हर टॉपिक से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों टॉपिक से लिया गया है। पर्यावरण का भी 1-2 प्रश्न आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट यानी एसआई का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, एम्पियर या वाट? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। तो सही ऑप्शन आपके पास सी नंबर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक, एम्पियर होता है। इसे ए से डिनोट करते हैं कि इतना एम्पियर धारा बह रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। कई बार यह पूछा गया VAMP, इसको नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर की विभवांतर यानी जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, इसको मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, लैक्टोमीटर। तो विभवांतर को मापने वाला जो यंत्र है क्या होता है? तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से हम मापते हैं, कितना विभवांतर है, कितना वोल्टेज है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हम 5वां नंबर देख चुके हैं, 6ठा नंबर देखते हैं। स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए, कि केवल क्लोरोफिल चाहिए, कि केवल सूर्य का प्रकाश, की ये सभी चाहिए? तो आपके दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज़, और जल, ये सभी चीज़ चाहिए भोजन बनाने के लिए पौधों को, पत्तियों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कई बार यह पूछा गया है क्वेश्चन, ये स्वपोषी वाला। अगला प्रश्न हम देखते हैं 7 नंबर का, रहा है कि पादप जो होते हैं पौधे, उनमें जाइलम नाम का एक उत्तक होता है, इसका काम क्या होता है? जल का वहन करना, कि भोजन का वहन, कि अमीनो अम्ल का, कि ऑक्सीजन का वहन करना? ये पौधे में जाइलम नामक उत्तक जो होता है ये क्या कार्य करता है पौधे में? तो यह ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, जल का वहन करता है। पौधों में जल का वहन कौन करता है? जाइलम। और भोजन का वहन जो करता है वो फ्लोएम करता है। यहाँ पर कौन सा उत्तक करता है? फ्लोएम करता है। तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि फ्लोएम फूड का करता है और जल का जाइलम करता है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको याद हो रहा होगा।
अगला प्रश्न है कि मेंडल साहब जो थे, मेंडल वैज्ञानिक, इन्होंने आनुवांशिकता जो प्रयोग किस पौधे पर किया? आनुवांशिकता का प्रयोग मीठा मटर, उद्यान मटर या गुड़हल या सरसों, किस पर किया था? तो इन्होंने सरसों के पौधे पर, गुड़हल के या उद्यान मटर के मीठा मटर, किस पर किया था? तो उद्यान के जो मटर होते हैं, मटर का पौधे पर इन्होंने अपना आनुवांशिकता का लक्षण जो दिया था, प्रभाविता का नियम बहुत सारा होता है, उसमें 3 नियम दिए थे, तो इन्होंने उद्यान वाला मटर का जो लिया पौधा छोटा सा, उस पर बौना पौधा, लंबा, दोनों पौधा लिए थे। जो बौने पौधे को स्मॉल टी और लंबे पौधे को कैपिटल टी से दर्शाते हैं। तो थ्योरी में आपको यहाँ पर बिल्कुल बताया गया है। तो ये मेंडल का आनुवांशिकता उद्यान मटर वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर कि मनुष्य का हृदय जो होता है, हमारा हृदय जो मुट्ठी के आकार का है, उसमें कितने चेंबर होते हैं? चेंबर यानी कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या 1? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 होता है। जो हमारा हृदय होता है वो 4 हिस्सों में बटा होता है। ये होता है आपका, क्या हो जाता है, बायां लिंद, दायां लिंद और नीचे वाला बायां नीलय, दायां नीलय। तो ये 4 भाग होते हैं हमारे हृदय के, कक्ष जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो बहुत 0, 1, 7 या 14? तो शुद्ध जल का पीएच मान बिल्कुल 7 होता है। यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। 7 से नीचे कोई भी चीज़ हो जाएगा तो वो अम्लीय हो जाता है, 7 से ऊपर जितना बढ़ेगा वो क्षारीय बनता चला जाएगा। 7 न्यूट्रल होता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसी तरह इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए खून का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, आपको बिल्कुल इसे भी याद रखना है। कई बार खून का भी पीएच मान पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। खाने वाला सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा यानी क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, यहाँ पर टाइपिंग में यहाँ पर 3 आप समझ लीजिएगा इसको। तो NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। खाने वाला सोडा जो घरों पर पुआ वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें डालते हैं ताकि अच्छा से फूल सके। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखते हैं कि सिरका जो होता है जिसको हम विनेगर बोलते हैं, ये क्या होता है? इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है यहाँ पर इमली में पाया जाता है। और ये फार्मिक अम्ल जो होता है यहाँ पर, ये चींटी ओटी के डंक जब मारती हैं उसमें ये मिलता है, जो जहरीला होता है, ज्वलनशील, मतलब हमको जलाता है। तो यहाँ पर चारों अम्लों का आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। हमने 20 प्रश्नों को लिया है जो लल्लन टॉप के हैं, मतलब कि बिल्कुल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि चींटी का जो डंक होता है, मारती है, काट देती है, जो लाल वाली चींटी होती है, वो कौन सा अम्ल छोड़ देती है जिसके कारण जलन और दर्द होता है? कई बार ये अभी पूछा गया VAMP में। एसिटिक, सल्फ्यूरिक या मेथेनॉइक अम्ल, फार्मिक या सिट्रिक अम्ल? अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, मेथेनॉइक अम्ल। इसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। जब चींटी काटती है तो हमको जलन जैसा दर्द पैदा होता है, तो इसमें ये फार्मिक अम्ल छोड़ देती है, इसीलिए ये वहाँ पर जलन होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फार्मिक अम्ल या मेथेनॉइक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर की दही या खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो दही होती है तो दही खट्टी लगती है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है यहाँ पर? तो लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। तो आपको बिल्कुल इसको नोट डाउन करके चलना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 15 नंबर हो गए। 16 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड है? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल या CH3COOH एसिटिक अम्ल या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCN हाइड्रोसाइनिक अम्ल? तो कौन सा अम्ल जो होता है प्रबल अम्ल के नाम से हम उसको जानते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, पहले इसको समझिए। प्रबल अम्ल वो होता है जो किसी भी जलीय विलयन में, किसी विलयन में घुलने के बाद पूर्ण रूप से टूट जाता है, आयनित हो जाता है। तो हमारा जो पेट में अम्ल पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है। और जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, टूटता नहीं है, वो है दुर्बल अम्ल होता है, उसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं।
अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर क्या कह रहा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कौन होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा होता है, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, हरे पौधे या जीवाणु। तो कौन सा इस पर हो जाएगा सही ऑप्शन। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक की भूमिका निभाता है उससे आप ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे होते हैं। ये उत्पादक हैं, इनको जो खाता है पौधों को तो वो है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद उनको जो खाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता, उनको जो खाता है तृतीयक, चतुर्थ, इस तरह से चलता जाता है। तो सबसे पहले उत्पादक के रूप में बात किया जाए तो हरे पौधे होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17 नंबर से लेकर 18 नंबर क्या कह रहा है कि ओजोन परत का जो क्षरण यानी कि डिप्लीशन जो हुआ उसका मुख्य कारण कौन सा गैस है, कौन सा गैस जिम्मेदार है जिसके कारण ओजोन परत का खतरा बना रहता है और क्षय होने का उसका डर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो CFC का जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या मीथेन गैस, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण ओजोन परत का क्षरण देखा गया था एक बार। तो यहाँ पर बिल्कुल ये आपको याद रखना है, ओजोन परत का क्षरण। अगला है 19 नंबर, चिपको आंदोलन के मुख्य का रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है, वन्य जीवों को बचाने के लिए, कि वृक्ष को बचाने के लिए, कि जल को, कि मृदा को। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य रूप से जो संरक्षण का संबंध है वो है वन्य जीव, यानी वन्य जीव कह रहे हैं वन वृक्ष, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को बचाना है जंगल में, तो पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया था। अगला लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर कि खाद्य श्रृंखला जिसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला को, ये खाद्य श्रृंखला जिसको फूड चेन कहा जाता है, शाकाहारी जीव में पोषी स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय या चतुर्थ। यानी कि खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जीव घास फूस खाने वाले हैं वो कौन से स्तर के हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के। तो हमने अभी आपको बताया कि कोई भी पौधा है तो पौधा उत्पादक है और उसको जो पहले खा रहा है डायरेक्ट उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी प्राथमिक पोषी का स्तर वो हो जाता है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 20 प्रश्न एकदम ललन टॉप जो कई बार रिपीट किए गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम से लेकर के तिमाही, छमाही, सालाना सभी एग्जामों में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा।